हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब अध्ययन करें, खूब स्वाध्याय करें और अपने जीवन पथ पर लगातार चलते रहें और आपकी जो सफलता आपने निर्धारित की है उस सफलता तक आप ज़रूर पहुँचें। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की और इसी वैदिक सभ्यता के क्रम में हमने बात की थी राजनीतिक उत्तरवैदिक काल के राजनीतिक जीवन की। इसी उत्तरवैदिक काल के राजनीतिक जीवन में जो सबसे बड़ा अमूल चूल परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि राजा में देवत्व का निवास हुआ। राजा में देवत्व का निवास हुआ, इसका मतलब क्या था कि राजा को देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाने लगा। कौन से काल में? उत्तरवैदिक काल में, जहां ऋग्वैदिक काल में दो सबसे बड़ी संस्थाओं के बारे में हमने उल्लेख किया था। कौन कौन सी? एक सभा, दूसरी कौन सी? समिति। इस सभा और समिति का उत्तरवैदिक काल में अस्तित्व समाप्त हो चुका था और इसी के साथ प्रशासन में अमूलचूल परिवर्तन आया। और क्या परिवर्तन आया? सभा को राजा की केवल और केवल प्रीवी काउंसिल बना दिया गया। सभा को राजा की प्रीवी काउंसिल से मतलब क्या था? एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता था क्या? सभा। अब उसके लिए राजा उसके द्वारा दी गई सलाह को माने या नहीं माने वो उसके ऊपर निर्भर करता था। यदि नहीं माने तो अगले की इच्छा और माने तो अगले की इच्छा। बाध्यता किसी भी प्रकार की नहीं थी। लेकिन हमने बात की कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों की दोनों जो ये बड़ी संस्थाएं थी ये राजा के ऊपर क्या करती थी? नियंत्रण रखती थी। राजा किसी भी प्रकार का निरंकुश कार्य नहीं करे, इसके लिए विशेष रूप से वो चीजों को ध्यान रखती थी। आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने कहा कि प्रशासन में एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हुआ। और प्रशासन में अमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ? प्रशासन को सुव्यवस्थित जो है रूप दिया गया। प्रशासन को एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया ताकि राजा को अपना शासन संचालित करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। आगे बात समझ में? राजा सुव्यवस्थित रूप से शासन संचालित करना चाहता है और शासन संचालित करना चाहता है, इसके लिए उसने अपने सहयोगियों का जो है एक पूरा का पूरा समूह बनाया ताकि प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से क्या किया जा सके? संचालन उसका किया जा सके। राजा एक तरीके से क्या बन गया है? ड्राइवर वाली भूमिका में आ गया है। और बाकी यदि हम बात करें उसके जो सहयोगी थे वो क्या है? इनके जितना भी इसके द्वारा प्रशासन किया जाएगा उस प्रशासन को व्यवस्थित रूप में संचालन करने में उसका क्या करेंगे? सहभागी बनेंगे, उसका सहयोग करेंगे। तो इस चीज को हमने दोस्तों हमने एक बात कही, हमने इसको कहा रत्निन। हमने इसको नाम क्या दिया? रत्निन। आ गई बात समझ में? अब यहां पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न में यह बनता है कि कुल रत्निनों की संख्या पूछ ली जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुल रत्निनों की संख्या कितनी थी? तो कुल रत्निनों की संख्या मिलती है 12। राजा सहित रत्निनों की संख्या कितनी थी? 12। लेकिन यदि हम बात करें कि राजा के अलावा रत्निनों की संख्या कितनी थी तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि राजा के अलावा रत्निनों की संख्या कितनी थी? 11 थी। इसी रत्निन को जब पहली बार शपथ दिलाई जाती थी तो देखो यहां पर दो चीजों की हमने बात की। पहली चीज क्या? जब राजा राज सिंहासन ग्रहण करे, जब राजा राज सिंहासन ग्रहण करे। पिछली क्लास में मेरे किसी प्यारे से बच्चे ने प्रश्न पूछा था और ये मेरे पास में प्रश्न आया कि सर जो है वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ को थोड़ा सा एक बार और क्लियर करवा दीजिएगा, क्योंकि जब राजा राज सिंहासन धारण करता था तो उस समय दो यज्ञों का हमने हमारी पिछली क्लास में जो है उल्लेख किया था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम बात करने वाले हैं दो यज्ञ। पहली बात, राजा जब राज सिंहासन ग्रहण कर रहा है, राजा की जब ताजपोशी हो रही है, राजा की क्या हो रही है? ताजपोशी हो रही है, तो इस समय राजा के द्वारा दो यज्ञ करवाए जाते थे वस्तुतः। पहला कौन सा? पहला यज्ञ था राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब क्या? जब राजा राज सिंहासन धारण करता था उस समय क्या करेगा? राजसूय यज्ञ करेगा। और ये राजसूय यज्ञ केवल खुद के लिए नहीं अपितु प्रत्येक रत्निन के घर जाकर के भी उसे राजसूय यज्ञ क्या करवाता था? वो उसको संपादित करवाता था। इसलिए राजा के लिए यहां पर एक शब्द मिलता है और राजा के लिए शब्द क्या मिलता है? रत्निद कर। शब्द क्या मिलता है? राजा के लिए रत्निद कर। शब्द क्या मिलता है? रत्निद कर। रत्निद कर का मतलब क्या था कि जब राजा अपने लिए रत्निनों का चुनाव करता था तो प्रत्येक रत्निन के घर जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक
रत्निन के घर जाकर के वो राजसूय यज्ञ संपादित करवाता था, जिसे क्या कहा जाता था, रत्निद कर कहा जाता था। आगे बात समझ में। तो पहला यज्ञ जो है वो कौन सा है, राजसूय। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा कि अमूलचूल परिवर्तन हुआ क्या, उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में मेरे प्यारे साथियों, राजा में देवत्व का निवास माना गया। और राजा में देवत्व का निवास, देवत्व का निवास का मतलब यह था कि राजा में देवता की शक्तियां आनी चाहिए, और देवता की शक्तियां आने के लिए भी तो यज्ञ करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, यज्ञ करवाना पड़ेगा। इसलिए जो यज्ञ किया गया वो कौन सा था, वाजपेय यज्ञ। कौन सा, वाजपेय यज्ञ। ध्यान से सुनिएगा, वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित था, राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज, देवीय शक्तियों के आरोपण हेतु, देवीय शक्तियों के आरोपण हेतु जो राजा के द्वारा यज्ञ किया जाता था वो यज्ञ कौन सा था, वाजपेय यज्ञ। जबकि राज सिंहासन धारण करने के समय किया जाने वाला जो यज्ञ था वो कौन सा था, आपका राजसूय यज्ञ। आगे बात समझ में क्लियर। ये किसी का डाउट था पिछली क्लास में, तो इसको भी मैंने क्या करवा दिया, आपका क्लियर करवा दिया। अब यहां पर हम बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में, और हम बात कर रहे थे रत्निन की। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि कुल रत्निनों की संख्या, राजा सहित रत्निनों की संख्या कितनी थी, 12 थी। लेकिन राजा को यदि हटा दिया जाए तो रत्निनों की संख्या कितनी बचती है, 11 बचती है। तो राजा सहित हम रत्निनों की बात कर रहे थे। यही रत्निन वर्तमान आधुनिक समय में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो राजा का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, और उसके सहयोगी का मतलब क्या है, एक तरीके से उसका मंत्री परिषद। आगे बात समझ में। तो हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे उसके रत्निनों की। सबसे पहली बात हम लोगों ने बात की, देखिएगा यहाँ हम एक टेबल बना रहे थे। मैंने एक तरफ आप लोगों के लिए रत्नी का नाम लिखा, रत्नी नाम, और दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे उसके कार्य, उसके कार्य। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने बात की, पहला रत्नी हमने बात की, पहला रत्नी हमने बात की। सबसे पहले मैंने आपको बताया राजा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, राजा। और राजा का कार्य मैं आप लोगों को बता चुका। सबसे सर्वे सर्वा जो व्यक्ति होता था, प्रमुख जो प्रशासक होता था वो क्या था, राजा। इस बात की चर्चा हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके। उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 2 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 पे हमने बात की थी पुरोहित की। नंबर 2 हमने बात की किसकी, पुरोहित की। और पुरोहित के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि राजा का सबसे बड़ा जो प्रमुख सलाहकार होता था, राजा का सबसे बड़ा प्रमुख सलाहकार होता था, राजा को सही शासन संचालित करने के लिए अपने दिशा निर्देशन देता था। और यही व्यक्ति क्या कहलाता था, आपका पुरोहित कहलाता था। क्या कहलाता था, पुरोहित कहलाता था। सबसे बड़ी बात क्या, पुरोहित को कर से मुक्ति प्राप्त थी। एक तरीके से देखिएगा, पुरोहित को कर से मुक्ति प्राप्त होने के पीछे कारण क्या था। वस्तुतः ये जो पुरोहित थे, देखिएगा हमने एक बात की, मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके पीछे कारण क्या, ऊपर के 2 वर्ण, ऊपर के 2 वर्ण कौन से, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जहां क्षत्रिय जो है वो सम्राट के रूप में, सर्वासर्वा के रूप में, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में आया, वहीं राजा का सबसे बड़ा सलाहकार बनकर के कौन आया, पुरोहित आया, जिसे राजा का मुख्य सलाहकार कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ग था, तो ब्राह्मण वर्ग वैसे ही जो है सम्माननीय था उस समय, तो उसे कर से मुक्ति प्राप्त थी। उसके बाद जो हमने बात की नंबर 3, और नंबर 3 पे हमने बात की थी महिषी की। नंबर 3 हमने किसकी बात की, महिषी की। दोस्तों मैंने कहा कि राजा की जो सर्वोच्च रानी, राजा की जो सर्वोच्च रानी होती थी, सर्वोच्च रानी का मतलब क्या, राजा की सबसे प्रिय रानी। प्राचीन भारत में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऊपर के जो वर्ग थे, इन ऊपर के वर्णों में विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ण की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो क्षत्रिय वर्ण में अनेक विवाह किए जा सकते थे। क्षत्रिय वर्ण में अनेक विवाह, राजा बहु विवाह करते थे, और इन्हीं बहु विवाह में अलग अलग प्रकार की रानियां होती थी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अपने पास में हमेशा रखता था। तो राज सिंहासन के ऊपर भी कई बार उसको बिठा दिया जाता था। तो वो क्या थी, महिषी। महिषी का मतलब क्या था, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, महिषी का मतलब यहां क्या था, राजा की पटरानी, राजा की पटरानी या सर्वोच्च रानी। पुरोहित का मतलब क्या था, सर्वेसर्वा या प्रमुख जो सलाहकार। राजा का मतलब क्या था, जो सर्वोच्च प्रशासक था। ठीक है, तो राजा का सलाहकार, राजा का
सलाहकार, राजा का सलाहकार, इसकी बात हमने कर ली थी। और यहां पर हमने बात करी राजा जो था वो सर्वोच्च प्रशासक था। क्या था? सर्वोच्च प्रशासक था। इसी कड़ी में हमने नंबर 4 पे हमने दोस्तों बात की थी, और नंबर 4 मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके बारे में हमने बात की, युवराज। क्या चीज? युवराज। युवराज का मतलब क्या था? राजा का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था, राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा का जो पुत्र होता था, राजा की मृत्यु के बाद में जिसे गद्दी मिलने वाली हो, वो क्या होता था? युवराज घोषित कर दिया जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। भाई मेरी मृत्यु के बाद में ये जो है मेरा सर्वोच्च प्रशासक बनेगा। तो क्या होता था? राजा का उत्तराधिकारी। हमने बात की राजकुमार या फिर क्या होगा? राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी, उसे हमने क्या कहा था? युवराज कहा। उसके बाद हमने बात करी थी, और नंबर 5 हमने बात करी थी सूत की। नंबर 5 हमने बात की थी सूत। सूत का मतलब क्या था? राजा का रथवान। राजा का रथवान था। राजा का रथवान होने के साथ साथ, रथवान का मतलब क्या? एक तरीके से सारथी। आपने महाभारत देखा होगा। क्या देखा होगा? महाभारत देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बनते हैं? सारथी बनते हैं। और जब जब अर्जुन निराश होता है, तब तब हर क्षण अर्जुन का क्या करते हैं? वो उत्साहवर्धन करते हैं। अर्जुन का क्या करते हैं? वो उत्साहवर्धन करते हैं। तो क्या था? सारथी था। और सबसे बड़ी बात क्या? राजा का उत्साहवर्धन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता था? सूत के द्वारा। उसके बाद हमने बात करी थी, और नंबर 6 हमने बात किया था सेनानी का। किसकी बात करी थी? सेनानी। और सेनानी की दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सेनानी का मतलब क्या था? सेनापति, सेनानी। इसका मतलब क्या था? सेनापति। जो युद्ध में जो सर्वोच्च सेनापति होता था वो क्या कहलाता था? सेनानी कहलाता था। आ गई बात समझ में? इसके बाद देखिएगा, यहां से आपका एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या? किसी एक का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि उसका क्या कार्य था। चलिए, तो 6 बात हमने कर ली। अगली बात हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 और नंबर 7 क्या है आपका? बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, संग्रहिता। शब्द क्या है? संग्रहिता। देखिएगा, इस शब्द में अपने आप में जो है इसी का उत्तर छुपा हुआ। कैसे? संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और इकट्ठा क्या करेंगे? धन को। किसको इकट्ठा करेंगे? धन इकट्ठा करेंगे। धन इकट्ठा करके अपने पास में रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोषाध्यक्ष। क्या कहलाता है? कोषाध्यक्ष। तो संग्रहिता का मतलब क्या था? संग्रहिता ठीक है। संग्रहिता का मतलब क्या था? संग्रहिता का मतलब था तत्कालीन उत्तर वैदिक काल में जो राजा का प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था, कोष का अध्यक्ष, वो क्या कहलाता था? संग्रहिता कहलाता था। अगला बात करते हैं नंबर 8, और नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अक्षवाप शब्द का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। अक्षवाप का मतलब क्या है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की यदि हम बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा ग्रामीण सभ्यताओं में कई बार कि गांव में बीचों बीच एक चबूतरा होता है। इस चबूतरे के ऊपर पुराने जमाने में हमारे दादाजी वगैरह, है ना, जब भाई वो काम करने वाली स्थिति में नहीं होते थे तो बुजुर्ग लोग टाइम पास कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से टाइम पास करते थे। कैसे? 4 लोग चबूतरे के ऊपर बैठते थे इस तरीके से। यस और नो? बैठने के बाद में देखो, एक यहाँ पर भी बैठेंगे, एक यहाँ पर भी बैठेंगे। 4 लोग बैठ गए। और 4 लोग बैठने के बाद में एक वो बड़ा शानदार वाला खेल खेला करते थे। देखो, इस प्रकार का कुछ खेल होता था ये, ठीक है ना। और यहाँ पर इनके पास में यहाँ की इस पे जो है कुछ कोटियाँ होती थी। एक इनके पास में, एक इनके पास में, एक इनके पास में, एक इनके पास में। आप चीज़ों को समझ रहे हैं क्या?
चौपड़ पासे का खेल आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, और हो सकता है कि आप में से कई मेरे जैसे बुजुर्ग लोग यदि हैं तो उन्होंने कभी ना कभी खेला भी होगा। तो देखिएगा, अक्षवाप सबका बाप कौन, राजा, कौन से खेल में, चौपड़ पासे के खेल में। ध्यान से सुनिएगा, पासा विभाग का अध्यक्ष या पासे के खेल में राजा का जो प्रमुख, सबसे बड़ा प्रमुख सहयोगी होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे अक्षवाप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अक्षवाप कहा जाता था। बात समझ में आ गई? चौपड़ पासे का जो खेल खेला जाता था, इस चौपड़ पासे के खेल में राजा अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे, ठीक है ना। तो एक तो पासा विभाग का प्रमुख होता था, सर्वेसर्वा होता था। दूसरा, पासे के खेल में राजा का जो प्रमुख सहयोगी होता था, उसे क्या कहा जाता था? अक्षवाप कहा जाता था। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कई बार आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक तो पहली बात क्या, पासा विभाग का अध्यक्ष, पासा विभाग का अध्यक्ष, पहली बात कि पासा विभाग का अध्यक्ष होता था। दूसरी चीज क्या, कि पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी, राजा का प्रमुख सहयोगी जो होता था वो क्या कहलाता था? अक्षवाप। क्या कहलाता था? अक्षवाप। 8 हो गए। नंबर 9, और नंबर 9 पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों पालागल। क्या बात करने वाले हैं? पालागल। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पालागल को याद कैसे करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पालागल को याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पालागल में आप याद करना कैसे, देखो मैं बीच वाला शब्द हटा रहा हूं और केवल शब्द क्या बच गया? पागल। क्या शब्द बचा? पागल। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताइए, क्या आप जीवन में किसी भी व्यक्ति को पागल बोल सकते हैं? बोल दोगे क्या? ना, नहीं बोलोगे भैया। हर कोई भी मिल गया रोड पे, पागल यदि बोल दिया ना तो लठ लेके पीछे हो गया। आगे बात समझ। लेकिन आपका जो अपना है, आपके दिल के बहुत करीब है, आपका जो मित्र है, उस मित्र को बोलते रहते हो ना आप हर वक्त, ए पागल क्या कर रहा है, ले चलते हैं घूमने, ए पगली क्या कर रही है। आगे बात समझ में। तो ध्यान से सुनिएगा, पालागल को याद कैसे रखेंगे? पागल से। किससे याद रखेंगे? अब बात समझ में आई क्या? दिमाग में बैठा क्या कुछ? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि राजा का जो मित्र होता था, उसे क्या कहा जाता था? पालागल कहा जाता था। पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये देखो, मित्र जो होता है ना, वो आपके मन के सारे भेद जानता है। यस और नो? जानता है कि नहीं जानता है? आपकी जितनी भी जो भी गड़बड़े वाली चीजें होती है ना, उनके बारे में उसे हर एक बात के बारे में पता होता है। यस और नो? पता होता है ना। तो देखो, अब यदि कहीं किसी को संदेश भिजवाना है, भाई माना कि जब हम मैथमेटिक्स में मान सकते हैं, तो इतिहास में मानने में हमारा कौन सा जीएसटी लग रहा है? हैं भाई, ये आप हैं और आपको क्या भेजना है? किसी को संदेश भेजना है। तो ज्यादातर आप यही करते हो कि साहब आप जाने की बजाय अपने मित्र को बलि का बकरा बनाते हो, है ना, इमोशनल अत्याचार करते हो। अरे तू तो मेरी जान है ना, बस इतना सा काम नहीं कर सकता मेरे लिए, ये वो ऐसे वैसे, क्योंकि पता है कि जब लठ पड़ेंगे तो भी यही खाएगा। यस और नो? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पहली बात तो राजा का मित्र होता था। दूसरी चीज विदूषक का मतलब होता था संदेशवाहक। कोई खास संदेश किसी को देना होता था तो किसके माध्यम से राजा पहुंचाता था? पालागल के माध्यम से। किसके माध्यम से? पालागल के माध्यम से। आ गई बात समझ में? तो पालागल का मतलब क्या था? देखिएगा, याद कैसे रखेंगे? पालागल का मतलब क्या था? राजा का मित्र। और दूसरा क्या था? विदूषक। क्या था? विदूषक। और विदूषक का मतलब क्या होता है? संदेशवाहक। जब कोई संदेश देना होता था किसी को, तो वो किसके माध्यम से दिया जाता था? पालागल के माध्यम से। किसके माध्यम से? पालागल के
माध्यम से। आगे हम बात करते हैं नंबर 10 की, और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर शब्द मिलता है गोवीकर्तन। शब्द क्या मिलता है? गोवीकर्तन। देखिएगा, इसको भी याद करवा रहा हूं तुरंत। पहला शब्द क्या है? गो। पहला शब्द क्या है? गो। और गो से याद रखिएगा गाय। गो से शब्द याद क्या रखेंगे? गाय शब्द याद रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गाय विभाग का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था, जिसे गवाध्यक्ष कहा जाता था, गायों का अध्यक्ष है ना, गाय विभाग का अध्यक्ष, उसी के लिए शब्द क्या मिलता है? गोवीकर्तन। क्या शब्द मिलता है? गोवीकर्तन। ध्यान से सुनिएगा कि गाय विभाग प्रमुख अध्यक्ष जो होता था वो क्या कहलाता था? गोवीकर्तन। या इसी के लिए शब्द मिलता है गवाध्यक्ष। क्या मिलता है? गवाध्यक्ष। गायों के लिए पूरा का पूरा एक क्या होता था? विभाग होता था। क्या होता था? विभाग होता था। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदिक काल में यहां पर विशेष महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनेगा कि गाय को रथी के समान अर्थात संपत्ति के समान माना गया। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होगी वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी और समृद्ध माना जाता था। यहां पर विशेष रूप से एक उल्लेख हमने बात की थी पणी की, जो कि वस्तुतः गायों के चोर होते थे, गाय को चुरा करके ले जाते थे, और इसीलिए राजा को कई बार जो है युद्ध लड़ना पड़ता था। इसलिए वहां पर हमने शब्दों की बात की थी, गवेषणा, गव्येषु और गव्येष्टि। 10 हो गए। नंबर 11 और नंबर 11 में यहां पर शब्द लिख रहा हूं आपका भागदूद। शब्द क्या लिख रहा हूं? भागदूद। देखिएगा कैसे याद करेंगे। देखो शब्द क्या है? भागदूद। शब्द क्या है? भागदूद। भागदूद का मतलब क्या है? भागदूद का मतलब दूध लेकर के जो भाग गया वो भागदूद है ना। सही बात है, सही पकड़े हैं। हमें तो 2 नंबर चाहिए ना, याद करना है चाहे कैसे भी हो। जो दूध लेकर के भागेगा वो दूध बेचेगा भी, यस और नो। और दूध बेचेगा तो जब महीना होगा तो पैसे इकट्ठे भी करेगा, यस और नो। क्या करेगा? पैसे इकट्ठे करेगा। याद रखना, क्या करेगा? पैसे इकट्ठे करेगा। पैसे इकट्ठे करने का मतलब क्या था कि यहां पैसों का मतलब क्या है? कर संग्रह करता। क्या चीज? कर संग्रह करता। तो देखिएगा कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? भागदूद। क्या कहा जाता था? कर संग्रहकर्ता। कर संग्रहकर्ता, ठीक है ना। क्या कहलाता था? भागदूद। जो राजस्व इकट्ठा करता था, जो कर इकट्ठा करता था, वो क्या कहलाता था? भागदूद कहलाता था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं क्षत्रिय। देखिएगा शब्द मैंने क्या लिखा है? क्षत्रिय। क्षत्रिय को कैसे याद रखेंगे? क्षत्रिय का मतलब क्या? क्षत्रिय जो हो रक्षा करने वाला। और रक्षा किसकी करेगा? राजप्रासाद की। किसकी? राजप्रासाद। राजप्रासाद का मतलब क्या? राजा का जो सबसे बड़ा महल होता था, जो मुख्य महल होता था, उस महल का जो रक्षक होता था वो क्या कहलाता था? क्षत्रिय कहलाता था। क्या कहलाता था? क्षत्रिय। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि राजप्रासाद का रक्षक, राजप्रासाद का रक्षक जो होता था वो क्या कहलाता था? क्षत्रिय कहलाता था। तो ये हमने बात की राजा सहित कुल 12 रत्निनों की। इसके अलावा भी कई रत्निनों का उल्लेख मिलता है। अभी हम बात करेंगे तक्षण की, अभी हम बात करेंगे ग्रामीणी की, ठीक है ना। तो एक हम बात करेंगे जो है विरास की, राजा की। तो ग्रामीणी और तक्षण जो है वस्तुतः राजा द्वारा निर्मित माने जाते थे, इसलिए उन्हें राजकृत कहा जाता था, ठीक है। ये भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला राजा, फिर पुरोहित, फिर महिषी, फिर युवराज, फिर सुत, फिर सेनानी,
ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की किसकी, संग्रहिता की, अक्षवाप की, पालागल की, गोविकर्तन की, बागदूत की और क्षत्रिय की। ठीक है, ये सारे के सारे जो लोग थे वो 12 रत्निन, इसमें राजा भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बात करी थी हमने महिषी की, और महिषी के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा कि राजा की जो सबसे प्रिय रानी होती, सबसे प्रिय, ठीक है, जिसे राजा क्या कहता था, पट रानी। क्या चीज, पट रानी। आगे बात समझ में, तो उसे क्या कहा गया था, महिषी। इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने कुछ और चीजें रखने वाला हूं जहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। RAS 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन राजा के रत्निन में सम्मिलित नहीं थे। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अन्य, यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं अन्य, और अन्य में क्या, पहली चीज देखिएगा, यहां शब्द में लिख रहा हूं, एक शब्द क्या लिख रहा हूं, बाबाता। शब्द में क्या लिख रहा हूं, बाबाता। देखिएगा, बाबाता का मतलब क्या था, बाबाता करे जकी है। चलिए, बाबाता का मतलब क्या, राजा की जो प्रिय रानी होती थी, केवल नॉर्मल प्रिय रानी। देखो, एक तो सबसे प्रिय रानी, एक तो राजा की सबसे प्रिय रानी क्या कहलाती थी, महिषी। क्या कहलाती थी, महिषी। उस राजा की सबसे प्रिय रानी के बाद में जो महत्वपूर्ण रानी होती थी वो क्या कहलाती थी, बाबाता कहलाती थी। क्या कहलाती थी, बाबाता। आ गई बात समझ में, उसे क्या कहा जाता था, बाबाता, प्रिय रानी। उसके बाद में देखिएगा, बाबाता का मतलब क्या है, केवल राजा की प्रिय रानी। राजा की प्रिय रानी, नानी मत लिख लेना कोई, प्रिय रानी है। क्या है, प्रिय रानी है। हमने बात की थी महिषी की जो सबसे प्रिय रानी, सबसे प्रिय, सबसे खास, जो राजा के साथ में 24 घंटे फेविकोल की तरह चिपक कर रहती थी, वो क्या थी, आपकी महिषी थी, जिसे क्या कहा जाता था, राजा की पटरानी कहा जाता था। एक शब्द आपको मिलता है, शब्द क्या मिलता है, परिवृत्ति। शब्द क्या मिलता है, परिवृत्ति। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परिवृत्ति। और परिवृत्ति का मतलब क्या, देखिए, वो सब ज्यादा व्हाट्सएप में बात करते राजा किसके साथ में, महिषी के साथ में। उसके बाद जब कभी उसको टाइम मिल जाता था तो वो किसके साथ बात कर लेता था, बाबाता के साथ बात कर लेता था। लेकिन परिजा, क्या चीज, परिजा मतलब क्या, दूर जा। अपन बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, परिजा मतलब कहां जा, दूर जा। इसका मतलब क्या, उपेक्षित रानी, जिसका व्हाट्सएप वाला कनेक्शन खत्म हो गया है, पैकेज खत्म हो गया है, नेटवर्क खत्म हो गया है, तो वो चीज क्या, परिवृत्ति। क्या चीज, परिवृत्ति। और इसका मतलब क्या था, उपेक्षित रानी। परिवृत्ति का मतलब क्या था, उपेक्षित रानी। मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता था, ठीक है, ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, तो वो क्या कहलाती थी, परिवृत्ति। उपेक्षित रानी, क्या चीज है, उपेक्षित रानी के लिए शब्द मिलता है, क्या शब्द मिलता है, परिवृत्ति। अगला एक शब्द दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द मिलता है सतीपति। सतीपति, यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सती का मतलब क्या है और पति का मतलब क्या है। चलिए आप बताइए, आपको जो है मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। सतीपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सती का मतलब कई लोगों ने दिमाग में लगा, देखो जैसे मैंने आपको कहा तुरंत प्रभाव, सती मतलब सो होता है, पति मतलब सोपति है। सही पकड़े हैं, नहीं गलत पकड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, सो तो सही है, लेकिन सो को कैसे, सती का मतलब, सती संस्कृत भाषा का शब्द है ना। सती का मतलब क्या, सो। पति आगे मतलब क्या, सती पति का मतलब था 100 गांवों का मुखिया या 100 गांवों का प्रशासक जो होता था वो क्या कहलाता था, सतीपति कहलाता था। देखिएगा, पति का वस्तुतः शब्द क्या, शाब्दिक अर्थ निकलता है रक्षक या रक्षा करने वाला। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये पति जो शब्द है ये बड़ा उत्पीड़ित है, बेचारा खुद की ही रक्षा कर नहीं पाता है। आगे बात समझ में, इसलिए जहां जहां जीवन में पति दिखे, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां जीवन में शब्द पति दिखे उस पति को बाहर कर दीजिएगा, उस पति को बाहर कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन रत्निन में शामिल नहीं है, चाहे वहां पर शब्द आए सतीपति, चाहे शब्द आए स्थपति। तो जहां पीछे पति हो जाए ना, पति लग जाए, तो उस पति को जीवन से बाहर कर दो।
जीवन से बाहर करने का मतलब ये है कि हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ना, और वहां पर हम बात कर रहे हैं रत्निन की। किसकी बात कर रहे हैं? रत्निन की। तो रत्निन में शामिल नहीं कौन कौन से? सतीपति और स्थपति। अभी हम स्थपति की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा। सतीपति का मतलब क्या था? 100 गांवों का प्रशासक, 100 गांव का मुखिया कह दें हम, प्रशासक एक ही बात है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि यह रत्निन में शामिल नहीं था। यह रत्निन में, चलिए इसके बाद में बात करेंगे। केवल इतना दिमाग में ध्यान रखना, सतीपति क्या? 100 गांवों का मुखिया। दूसरा हम यहां पर शब्द याद कर रहे हैं, और दूसरा शब्द क्या है? स्थपति। दूसरा शब्द क्या है? स्थपति। स्थपति का मतलब ध्यान से सुनिएगा, स्थपति का मतलब क्या है? इससे याद रखिएगा स्थल। क्या चीज याद रखेंगे? स्थल, ठीक है। आगे बात समझ में। स्थल का मतलब क्या? जमीन, क्षेत्र। देखिएगा, ध्यान से सुनेगा प्यारे साथियों। यदि हम बात करें, देखो ये कोई राजा है, इस राजा का ये एक पूरा का पूरा साम्राज्य है। इस साम्राज्य में राजा की जो राजधानी है वो यहां पर है। अब क्या राजा सब जगह जाकर के प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने यहां पर ये जो सीमा वाला जो क्षेत्र है, इस सीमा वाले क्षेत्र के ऊपर वो अपने प्रशासकों को नियुक्त करता था, ठीक है ना। इस सीमांत क्षेत्रों पर अपने प्रशासक को क्या करता था? नियुक्त करता था। और यही चीज क्या कहलाती थी? स्थपति कहलाते थे। आगे बात समझ में। सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता था? स्थपति। दूसरी चीज, इसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी देखा जाता था। क्यों देखा जाता था? क्योंकि यहां यदि जो सीमांत क्षेत्र हैं, इन सीमांत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ वाली बात हुई है तो यहां क्या, यहां से जनता सीधे सीधे यहां आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो इसलिए वहां पर वो जो है न्याय व्यवस्था का भी कार्य करता था। सीमांत जो क्षेत्र है वहां का प्रशासक, और प्रशासक के साथ साथ वहां का मुख्य न्यायाधीश भी होता था। कौन? स्थपति। लेकिन फिर बात वही, मैंने आपको कहा कि जहां जहां पति दिखे उसे बेचारे जीव को चुपचाप बाहर कर दीजिएगा। बाहर कर दीजिएगा मतलब कहाँ? कि रत्निन से बाहर करना है। ज़्यादा टेंशन वाली बात आपको लेवनी नहीं है। कई पति बेचारे मन मन में दुख पा रहे होंगे अभी, है ना। कोई ना, आपको कोई नहीं निकालेगा। चुपचाप ईयरफोन लगा करके देखा करो जो लुगाई तक आवाज कौन जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना। यहाँ पर स्थपति का मतलब क्या था? सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक। सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता था? स्थपति। और दूसरी चीज प्यारे साथियों, क्या एवं लगा करके मैं लिख रहा हूं यहां पर कि मुख्य न्यायाधीश भी होता था। मुख्य न्यायाधीश भी होता था। कौन? स्थपति। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको नोट के साथ में, और नोट लगा करके दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि स्थपति और सतीपति व स्थपति रत्निन में शामिल नहीं थे। रत्निन में शामिल नहीं थे। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। राजकृत शब्द मिलता है। राजकृत का मतलब होता है जिसका राजा ही जिसका निर्माता हो। तो यहाँ इसमें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई इतिहासकारों ने इसमें ग्रामणी और सूत इत्यादि को राजकृत माना गया है, अर्थात राजा के द्वारा निर्मित कर दिया गया हो, जिनको रत्निन में इनको शामिल इनको भी नहीं रखा गया है। आगे बात समझ में। दूसरा एक शब्द मिलता है विरास। विरास का मतलब ये था कि राजा के 8 प्रमुख समर्थकों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? विरास कहलाता था। क्या कहलाता था? विरास। तो 2 शब्द मैं यहां पर लिखने वाला हूं, राजकृत और राजकृत का शाब्दिक अर्थ राजा ही निर्माता हो।
राजा ही निर्माता। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ग्रामीणी का मतलब क्या, जो गांव का मुखिया होता था, हम चर्चा कर चुके। ठीक है, और तक्षण, माफ कीजिएगा, सूत की जगह आप क्या लिखना है, तक्षण। ग्रामीणी वे तक्षण वह सूत को राजाकृत माना गया है। क्या माना गया है, राजाकृत माना गया है। दूसरा एक शब्द आपको यहां पर मिलता है, शब्द क्या मिलता है, विरास। शब्द क्या मिलता है, विरास। विरास का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। विरास का मतलब राजा के 8 प्रमुख सहयोगियों का समूह, जो सबसे बड़े विश्वास पात्र होते थे राजा के। देखिएगा, यही चीज आगे चल करके मध्यकालीन भारत में जब मराठा साम्राज्य की हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे अष्टप्रधान पेशवा। ठीक है, ये एक तरीके से वैदिक काल से उठाया गया कॉन्सेप्ट है। उत्तर वैदिक काल में विरास शब्द का उल्लेख मिलता है। राजा के 8 प्रमुख जो सहयोगी होते थे, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, युवराज शामिल होता था, महिषी शामिल होता था, सेनापति शामिल होता था, और इसी के साथ में पुरोहित शामिल होता था। कई जगह उल्लेख ग्रामणी का भी मिलता है, इसी में सूत और इसको तक्षण का भी कई जगह जो है उल्लेख मिलता है। तक्षण का मतलब क्या था, राजा का जो रथकार होता था वो क्या कहलाता था, तक्षण। यहां देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, राजा का रथकार, राजा का रथकार। रथकार का मतलब क्या है, जो राजा के लिए रथ का निर्माण करता था वो क्या कहलाता था, आपका तक्षण कहलाता था। क्या कहलाता था, तक्षण। आ गई बात समझ में। विरास, राजा के 8 प्रमुख सहयोगियों का समूह, सहयोगी है ना, सहयोगियों का समूह क्या कहलाता था, तो ये दोस्तों प्यारे साथियों क्या कहलाता था, विरास कहलाता था। ध्यान से सुनिएगा कि इसमें युवराज, महिषी, बाबाता, पुरोहित, सेनानी, ठीक है, इत्यादि लोग शामिल थे, इत्यादि शामिल थे। तो ये बात हमने बात कर ली है रत्निनी की। अब उत्तर वैदिक काल की तरफ हम जल्दी से बढ़ेंगे। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मैंने वैदिक काल में जब आपको सामाजिक जीवन पढ़ाया तो इसी का कंपैरिजन मैंने आपको करवा दिया था, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दोनों का कंपेयर करते हुए। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जब हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात की थी तो इसमें हमने बात की थी वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था के दौरान मैंने आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि समाज में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे। और ये जो ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण
व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित थी। कर्म पर आधारित क्या चीज? वर्ण व्यवस्था। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तरवेदिक काल में सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ उत्तरवेदिक काल में। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके ऊपर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित का मतलब क्या था वो समझिएगा। ऋग्वेदिक काल में जरूरी नहीं था कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय के कार्य नहीं कर सकता। यहां पर हमने बात करी थी, देखिएगा, दो लोगों की, और दो लोग कौन कौन से? एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, और दूसरा ये वाला, दूसरा ये वाला, इसका पपूड़िया। ये तो है पिताजी पहले वाले, और दूसरा इसका क्या है? पुत्र। यहां यदि हम बात करते हैं तो ये एक पुरोहित थे, और पुरोहित का नाम, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पुरोहित का नाम क्या था? देवापी। पुरोहित का नाम क्या था? देवापी। जबकि हम बात करते हैं इसी देवापी के एक पुत्र थे जिनका नाम मिलता है शांतनु। नाम क्या था? शांतनु। ये क्या थे? इनके पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक काल में किसके ऊपर आधारित थी? कर्म पर आधारित। तो यहाँ इतिहास में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि देवापी जो कि एक राजपुरोहित थे, इन्हीं राजपुरोहित का पुत्र था शांतनु, जो कि आगे चल करके भारत का महान राजा बना। महान क्या बना? राजा बना। आई मीन टू से कि यदि राजा बना है तो रक्षण का कार्य होगा। राजा बना है तो क्या? रक्षण का कार्य होगा। रक्षण का कार्य होगा तो रक्षा करने वाले लोग क्या कहलाते थे? क्षत्रिय। पुरोहित, वेदज्ञ, विद्वान, जो कि वैदिक अनुष्ठान करवाता था, पुरोहित था। और इसका मतलब, पुरोहित का मतलब कौन सा? ब्राह्मण वर्ग हो गया। कौन सा? तो यहां पर पिता ब्राह्मण वर्ग का है, पिता, और पुत्र कौन से वर्ण का है? क्षत्रिय वर्ण का। तो केवल इसका मतलब यहां जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था वो व्यक्ति उसी वर्ण व्यवस्था का हो जाता था। पहली बात। दूसरी चीज, उत्तरवेदिक काल में ये जन्म के ऊपर आधारित हो गई। किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित होने का मतलब यह था कि यदि किसी व्यक्ति पुरोहित के घर में उसके पुत्र हुआ है तो आगे चल के वो केवल और केवल क्या बन सकता है? पुरोहित ही बन सकता है। वो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित ही कार्य करेगा। और यदि क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आगे जाकर के उसको क्या बनना था? राजा ही बनना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये सारी की सारी चीजें हुई क्यों? इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि शब्दों में जो है पुस्तकों में, ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऊपर के जो दो वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने उत्तरवेदिक काल में धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ। तर्क का उदय हुआ तो स्वर्ग और नरक की अवधारणा ने जन्म लिया, और स्वर्ग और नरक की अवधारणा ने जन्म लिया। उसके पीछे कारण क्या? खुद के द्वारा भ्रामक बातें, इस प्रकार की चीजें फैलाई गई। क्या? कि यदि कोई व्यक्ति गलत मंत्रोच्चारण करता है, ध्यान से सुनेगा, यदि कोई व्यक्ति गलत मंत्रोच्चारण करता है तो वो उसे पाप लगेगा, दंड का भागी होगा, नरक में जाएगा, जहां यमराज मिलेंगे। और यमराज जी बड़े कड़ाई वाले तेल में, मोटी सी कड़ाई, नीचे आग जली हुई, और उबलता हुआ खोलता हुआ तेल, उस खोलते हुए तेल में यूं गिराएंगे, यूं पटकेंगे उसमें, और पटक के भाई साहब पकोड़े की तरह क्या करेंगे? तलेंगे। और नरक का भागी, अनेक यातनाएं वहां पर दी जाएगी। इस प्रकार से भ्रामक बातें फैलाई गई। तो अब यदि मैं आपको कह दूं कि पढ़ लिया ना तो ठीक बात नहीं, अंधा हो जाओला, अब यदि मैंने डरा दिया तो मान लोगे ना आप? तो आगे बात समझ। तो इस प्रकार की चीजें क्या है? भ्रामक बातें फैलाई गई, और यहीं से वर्ण व्यवस्था जन्म के ऊपर आधारित हो गई। ठीक है, तो समाज पूर्णतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ध्यान से सुनेगा, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि समाज पूर्ण रूपेण 4 वर्णों में विभाजित कौन से काल के दौरान? उत्तरवेदिक काल के दौरान। वर्ण व्यवस्था मूल रूप में अपने मूल रूप में कौन से काल में आई? उत्तरवेदिक काल में। क्यों? क्योंकि जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्थिति, वैश्यों की स्थिति यहां पर और ज्यादा दयनीय हो गई। इसीलिए पाणिनि महोदय ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इन शूद्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक निर्वसित और दूसरा अनिर्वसित।
निर्वसित का मतलब यह था कि यहां पर ऐसे शूद्र जिन्हें बेचारों को गांव में निवास करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, गांव से बाहर ही निवास करते थे, और कुछ ऐसे शूद्र जिन्हें अनिर्वसित कहा गया। इसका मतलब वो क्या था, गांव में ही निवास करते थे, और बाकी के जो ऊपर के 3 जो वर्ण थे, इन 3 वर्णों की क्या करते थे, सेवा करते थे। इन अनिर्वसित और निर्वसित, ध्यान से सुनिएगा, इन जो दूसरे थे निर्वसित जो थे, इन निर्वसितों को वहां पर आने का अधिकार भी नहीं होता था। छूत अछूत वाली चीजें थी। आपने यदि मूवी देखी है शूद्र, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से और भी समझ सकते हैं। और यहां पर जब समाज का विभाजन हुआ, तो समाज का विभाजन होने के साथ ही साथ इसी से देखिएगा अलग अलग चीजें आ गई, और अलग अलग चीजें आने के कारण मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्या चीज हुआ, मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, और मिश्रित जातियों के प्रादुर्भाव होने के कारण 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार के क्या आए, विवाह प्रचलन में आए। और 2 प्रकार के विवाह कौन कौन से, एक तो अनुलोम विवाह, एक तो कौन सा, अनुलोम विवाह, और दूसरा कौन सा, प्रतिलोम विवाह। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि समाज में मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, और इसी कारण से 2 प्रकार के जो है विवाह प्रचलन में आए। एक कौन सा, अनुलोम विवाह, और दूसरा कौन सा, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या था कि जैसे कोई भी उच्च वर्ण का पुरुष है, ध्यान से समझिएगा, इसी डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। कोई भी उच्च वर्ण का पुरुष है, उच्च वर्ण का पुरुष का मतलब ये मान लो कि ब्राह्मण वर्ण का पुरुष है, ठीक है, और इस उच्च वर्ण के पुरुष ने अपने से निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह कर लिया। भाई पुरुष पुरुष तो विवाह करने से रहे, यस और नो। उच्च वर्ण के पुरुष ने जैसे अपने से निम्न वर्ण, चाहे वो क्षत्रिय हो, है ना, चाहे वो वैश्य हो, है ना, इस प्रकार से जब विवाह कर लिया जाता था, तो ये विवाह क्या कहलाता था, अनुलोम। आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम विलोम करते हैं, कहते हैं ना बाबा करने से होगा, तो विवाह भी तो करने से होगा। आप लोगों का भी होगा, चिंता मत करो। है कई लोगों के वो मन की वेदनाएं मैं देखता हूँ कमेंट्स में बाहर आ जाती है? होगा, कोई ना होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, चिंता वाली बात आपको नहीं है। आगे बात समझ में, तो अनुलोम विवाह का मतलब क्या था, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ में क्या कर ले, विवाह कर ले। इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता था, अनुलोम विवाह। दूसरी हम बात करें प्रतिलोम विवाह की, किसकी, प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या था कि जब उच्च वर्ण की महिला के द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष के द्वारा, जैसे ब्राह्मण महिला के द्वारा अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ में क्या कर लिया जाता था, विवाह। जैसे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जहां कालिदास ने विशेष विवरण दिए हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का, देवीय कन्या ब्राह्मण वर्ण की, दुष्यंत के साथ में विवाह किया गया, इस प्रकार का विवाह, ठीक है। तो ये जब उच्च वर्ण की महिला के द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ में जब विवाह कर लिया जाता था, तो ये क्या कहलाता था, आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता था। आगे बात समझ में, आगे चल करके और भी बहुत सारी चीजें हुई। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 जो है संस्कार आए। स्त्रियों की स्थितियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जितना आपको मैंने समझाया पहले मैं ये आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, सबसे बड़ा परिवर्तन वर्ण व्यवस्था में हुआ। कहाँ हुआ, वर्ण व्यवस्था में हुआ। वर्ण व्यवस्था
पूर्ण रूप से विकसित हुई तथा यह जन्म पर आधारित हो गई। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल से कि जो है ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर। वहीं उत्तरवेदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके ऊपर आधारित थी, जन्म के ऊपर। ठीक है, जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है, अब समाज चार पूर्ण रूप से विकास, चार वर्णों में, चार वर्णों के केवल नाम ही लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें समझा चुका। उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर क्या वैश्य, और क्या ब्राह्मण, सॉरी माफ कीजिएगा शूद्र, क्या है शूद्र। ऊपर के जो दो वर्ण थे, इन ऊपर के दोनों वर्णों की स्थितियां मजबूत हुई, लेकिन आगे के जो दो वर्ण थे उनकी स्थितियां दयनीय होती चली गई। क्रम से लगातार इनकी स्थिति में परिवर्तन हुए, शूद्रों की स्थिति और ज्यादा दयनीय हुई। ठीक है, और इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। पाणिनि महोदय ने इन शूद्रों को दो भागों में विभाजित किया, निर्वसित और अनिर्वसित। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहां शूद्र में आपके लिख रहा हूं कि पाणिनि महोदय ने शूद्रों को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से दो भाग थे? पहला क्या, निर्वसित। निर्वसित का मतलब जो गांव से बाहर निवास करते थे, और दूसरा क्या, अनिर्वसित, जो गांव के अंदर ही निवास करके बाकी के जो वर्णों की सेवा करते थे। ठीक है, तो निर्वसित और अनिर्वसित, बस केवल दिमाग में नाम याद रखना है, आगे बात समझ में। परिणाम स्वरूप समाज में मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यहां इसको सेपरेट रखिएगा। दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आए, दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। दो प्रकार के विवाह कौन कौन से? नंबर एक, ये वाला बोले तो कौन सा, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या था? अनुलोम विवाह का मतलब ये था कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह करे, इसका मतलब ब्राह्मण वर्ण का पुरुष अपने से नीचे, मतलब क्षत्रिय वर्ण या वैश्य का तो बहुत रेयर चांस में उदाहरण मिलता है, यहाँ पर ज्यादातर क्षत्रिय ब्राह्मण का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस चीज को विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा कि उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा, उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की महिला के साथ, निम्न
वर्ण की महिला के साथ विवाह। ठीक है, जैसे ब्राह्मण महिला द्वारा, माफ कीजिएगा, ब्राह्मण पुरुष द्वारा क्षत्रिय महिला के साथ विवाह, क्षत्रिय महिला के साथ विवाह। ठीक है, या फिर शूद्र। ठीक है, आगे बात समझे। नंबर 2, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम, इसका जस्ट अपोजिट कर लो। जस्ट अपोजिट क्या? उच्च वर्ण की महिला द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ में विवाह क्या कहलाता था आपका? प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण की महिला द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता था आपका? प्रतिलोम विवाह। कि सामाजिक जीवन की, और सामाजिक जीवन में अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विशेष रूप से दोस्तों ध्यान से सुनेगा। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति की। यदि ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल की स्त्रियों की स्थितियों में हम कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा अमूलचूल परिवर्तन स्त्रियों की स्थितियों में भी बड़ा परिवर्तन आया। किस प्रकार से? जहां ऋग्वैदिक महिला की बात करते हैं, ऋग्वैदिक स्त्री की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। समाज में उसे सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था, साथ ही साथ उसे उपनयन का अधिकार भी प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सारी की सारी स्थितियां पलट गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। और यहां पर फिर मैं कह रहा हूं कि ऊपर के जो वर्ण थे, इन ऊपर के वर्णों के द्वारा कई चीजें इस भारतीय जीवन में पाखंडों के रूप में स्थापित कर दी गई। देखिएगा, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है। मेरे लिए सब आप मेरे अपने हैं और मेरा परिवार ही आप लोग हैं। तो इन चीजों को कतई किसी रूप में अन्यथा ना लें। आगे बात समझे तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर कुछ चीजें परिवर्तित की गई। परिवर्तित क्या? सबसे बड़ा परिवर्तन एक तो वर्ण व्यवस्था में हुआ, और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति भी बदल गई। जैसे ही किसी जो है आर्य के घर में कन्या का जन्म होता था तो उसे कष्ट का सूचक माना जाने लगा। ऐसा भ्रामक बातें फैलाई गई कि यदि किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो उसके घर के ऊपर विपत्तियां आने वाली हैं, और इन्हीं विपत्तियों के निवारण के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा। और ये यज्ञ अनुष्ठान बड़े लंबे लंबे समय तक चलते थे, साल भर तक यज्ञ अनुष्ठान चलते थे, 6 महीने यज्ञ अनुष्ठान चलते थे। वैदिक जो है ऋग्वेदिक काल में जहां हम कहीं पर भी मांस मक्षी इस प्रकार के भक्षण की ना तो केवल बात ही नहीं करते, लेकिन उत्तरवैदिक काल में इवन यज्ञ जो थे, इन यज्ञों में भी बलि दी जाने लगी। आगे हम बात करेंगे पुरुष मेध यज्ञ की, जहां पुरुष को बलि दे दिया जाता था, सूरा का पान किया जाता था। तो बहुत सारी चीजों की जो है बदल गई, स्थितियां बदल गई, और यहां पर भ्रामक बातें फैला दी गई। यदि किसी घर में महिला का जन्म होता है तो वो कष्ट का सूचक है। और साथ साथ विवाह का जो उत्सव था उसके 2 चरण बना दिए।
हमने बात करी विवाह, दो प्रकार के विवाह प्रचलित हुए, अनुलोम प्रतिलोम। अब यहां पर विवाह के दो चरण बना दिए गए, कौन कौन से? पाणी ग्रहण संस्कार, दूसरा सप्तपदी। पाणी ग्रहण का मतलब क्या था? जब पानी को आदमी ग्रहण कर ले तो वो पाणी ग्रहण है ना? अरे नहीं भैया, ध्यान से सुनिएगा कि जब वर वधु एक दूसरे के दाहिने हाथ को, कौन से हाथ को? दाहिने हाथ को थाम करके ये प्रण लेते थे, ये शपथ लेते थे, सौगंध लेते थे कि जीवन भर उनमें आपसी सहमति और सामंजस्य रहेगा। जिनके काम पड़ा है उन्होंने दाहिना हाथ दिया था ना, और जैसे ही दाहिना हाथ दिया स्थिति ये वाली हो जाती है ना, और जीवन भर यही वाली स्थिति रहती है, द धमीड़ बेलन की। ठीक है, खैर, तो पहली चीज पाणी ग्रहण संस्कार, दूसरा सप्तपदी। 7 पग एक दूसरे के साथ 7 कदम चल करके इस प्रकार की शपथ सौगंध लेते थे कि आजीवन उनमें जीवन भर जो है सहमति और सामंजस्य स्थापित रहेगा, एक दूसरे की बातों का मान करेंगे, सम्मान करेंगे। वो बेलन की देगी, मैं बेलन की लूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें, विवाह चरण 2 भाग, पाणी ग्रहण संस्कार, सप्तपदी संस्कार, और वहीं पर धर्मशास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह अलग अलग आए। कौन कौन से विवाह आए, क्या क्या चीज़ें आई, ये सारी की सारी जो चर्चा हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें, और इस सृष्टि की समस्त ज्ञात अज्ञात खुशियाँ आपके परिवार को मिले, आप सब जल्द से जल्द सफल हो। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।